हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। आज हम 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए क्लास है। इंग्लिश मीडियम के लिए हम जो है स्पेशल एक अलग से क्लास लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था चैप्टर 1 का, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जनसंख्या होती क्या है। तो किसी निश्चित समय पर किसी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी कुल संख्या को जनसंख्या कहते हैं। और जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है 2 समय अंतरालों के बीच होने वाले जनसंख्या संबंधी परिवर्तन को या कहें कि घनात्मक परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि ये आपको याद रखना है। उसके बाद जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है। तो हम सब जानते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या है उसका वितरण समान रूप से नहीं है। कोई देश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, कई देश ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या कम है। तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र विश्व में कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको याद रखना है पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, ये सब शामिल हैं। जबकि कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो सहारा मारुस्थल, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की जनसंख्या कम होती है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया। चलिए अब बात करते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी कि वो कौन से कारक हैं जिससे कि जनसंख्या प्रभावित होती है। किसी स्थान पर जनसंख्या बढ़ती है तो किसी स्थान पर जनसंख्या घटती है। तो इन कारकों को हम कई आधार पर वर्गीकृत कई प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले है भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक में आ जाती है जलवायु, स्थलाकृति, जल की उपलब्धता, मिट्टी और खनिज संसाधन। ये वो कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जैसे कि जलवायु की अगर हम बात करें कि तो जहाँ पर जलवायु अच्छी होती है अधिक जनसंख्या वहीं पे निवास करती है। ठीक है, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ की जलवायु गर्म होगी वहाँ लोग नहीं रहेंगे। जहाँ की जलवायु सबसे ज़्यादा ठंडी होगी वहाँ भी लोग नहीं रहेंगे। लेकिन जहाँ की जलवायु समान होगी, ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्म, लोग वहाँ रहना जो है पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जलवायु कहीं ना कहीं जनसंख्या को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है स्थलाकृति। स्थलाकृति मतलब कोई भी जनसंख्या जो है वो पहाड़ी पर्वत पे रहना पसंद नहीं करती है। ठीक है, वहाँ कम ही जनसंख्या रहती है, तो इसलिए समतल मैदानों पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो कहीं ना कहीं स्थल जो होते हैं, स्थलाकृति जो है, ये भी जनसंख्या को प्रभावित करती है। जल की उपलब्धता, अधिक लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उन्हें जल उपलब्ध हो। ठीक है, मिट्टी, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी जनसंख्या वहीं रहना पसंद करेगी। खनिज संसाधन जहाँ पर होंगे वहाँ उद्योग होगा, और उद्योग होगा तो वहाँ रोजगार होगा। तो इसी कारण यहाँ भी लोग जो है रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक। उसके बाद यहाँ पर हैं आर्थिक कारक। ठीक है ना, आर्थिक कारक की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाते हैं उद्योग, परिवहन, व्यापार और रोजगार के अवसर। इन कारणों से भी जो जनसंख्या है वो प्रभावित होती है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक कारक, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, शांति एवं सुरक्षा व सरकारी नीतियाँ। ठीक है, इन कारणों से भी जनसंख्या प्रभावित होती है, या तो उनमें वृद्धि होती है या तो कमी होती है। ठीक है ना, आप इसे बनवा सकते हैं। देखिए जैसे कि शिक्षा है, लोग जो जनसंख्या होगी वो इसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर शिक्षा जो है व्यवस्था सही हो। ठीक है, वैसे इसमें आर्थिक कारक में उद्योग को देखें, जहाँ उद्योग हुआ लोग वहीं जाएंगे, जहाँ अच्छा परिवहन मिले, जहाँ व्यापार आदि होता हो लोग वहीं पर निवास करते हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें बना के अपना। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। सूत्र इसका दिया हुआ है कि जनसंख्या घनत्व बराबर में कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। ठीक है, कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि 50,000 जनसंख्या किसी क्षेत्र की है
और वहाँ पर जो ज़मीन है वो है 50 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना, 50 वर्ग किलोमीटर। तो अब इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा, आएगा आपका आंसर 1000, यानी 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, इस तरीके से जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के प्रकार। तो अंकगणितीय घनत्व अभी जो मैंने बताया बिल्कुल उसी प्रकार होता है, कुल जनसंख्या जिसमें ली जाती है कुल क्षेत्रफल रखा जाता है। जबकि कायिक घनत्व जो होता है ये थोड़ा अलग है, इसमें कुल जनसंख्या तो रखी जाती है ऊपर, ठीक है ना, कुल जनसंख्या को तो लिया ही जाता है, साथ में सभी क्षेत्रफल इसमें शामिल नहीं होता है। इसमें जो है कृषि योग्य भूमि आती है इसमें, ठीक है, कृषि योग्य भूमि। तो इसमें जो नहर, नदी, नाले वगैरह होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है, बस उसी क्षेत्र को लिया जाता है जहाँ पर कृषि की जाती है। ठीक है, तो इससे जो निकलता है उसे हम कहते हैं कायिक घनत्व। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कायिक घनत्व क्या है, कुल जनसंख्या बटे में कुल कृषि क्षेत्र। और कृषि घनत्व क्या होता है, तो कृषि घनत्व में हम देखते हैं कि कृषि करने वाले लोगों की संख्या और कृषि योग्य भूमि को लिया जाता है, यानी कि ऊपर लिखेंगे हम कृषि करने वाले लोगों की संख्या और नीचे कृषि योग्य भूमि, तो ये तीसरे में आ जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के प्रकार। मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कितने प्रकार की वृद्धि जनसंख्या में होती है। एक होती है घनात्मक वृद्धि, इसमें क्या होता है कि जन्म दर अधिक होता है और मृत्यु दर कम होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या की घनात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि, जिसमें मृत्यु दर अधिक होती है और जन्म दर कम होती है, इसमें जनसंख्या घटती है, इसमें बढ़ती है और इसमें घटती है। और शून्य वृद्धि किसे कहते हैं, जब ना तो जन्म दर बढ़े और ना ही मृत्यु दर बढ़े, दोनों ही बराबर रहे, तो उसे हम कहते हैं जनसंख्या या शून्य वृद्धि। अब बात करते हैं प्रवास की। प्रवास क्या होता है, तो प्रवास की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर चला जाता है तो उसने प्रवास किया। तो प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ठीक है, अब प्रवास दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक प्रवास और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। आंतरिक प्रवास नाम से ही क्लियर हो रहा है कि गांव में करना, यानी एक गांव से दूसरे गांव में चले जाना, एक गांव से शहर में चले जाना, शहर से शहर में चले जाना, या शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में चले जाना। ऐसे प्रवासों को हम कहते हैं आंतरिक प्रवास, देश के अंदर किया जाता है ऐसा प्रवास। ठीक है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में चले जाना, इसका संबंध बड़े क्षेत्र से है। ठीक है, अब प्रवास के कारण भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्यों लोग प्रवास करते हैं ये तो मैंने बता दिया, एक व्यक्ति एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे हम प्रवास कहते हैं, लेकिन कारण क्या होते हैं, तो दो प्रकार के कारण होते हैं, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में हम कहेंगे इसे अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारण। ठीक है, इसे कहेंगे अपकर्ष, आपके एग्जाम में अपकर्ष करके पूछेगा इसे, ठीक है ना, और प्रतिकर्ष, एक मिनट, ये इसे प्रतिकर्ष कहेंगे, ठीक है ना, और ये अपकर्ष कहलाएगा। तो प्रवास के दो कारण मैंने आपको बताए, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। तो प्रतिकर्ष कारक जो होते हैं, जो लोगों को अपना स्थान छोड़ने को मजबूर कर देते हैं, ऐसे कारणों को हम कहते हैं प्रतिकर्ष कारक। जैसे कि जिस क्षेत्र में बेरोजगारी होगी लोग उस क्षेत्र को छोड़ के जाएंगे, जहां गरीबी होगी लोग उस क्षेत्र को छोड़ के जाएंगे, सूखा पड़ेगा फसलें नहीं होंगी लोग उस क्षेत्र को छोड़ के जाएंगे, बाढ़ आएगी तो लोग उस क्षेत्र को छोड़ के जाएंगे, युद्ध होगा तो लोग उस क्षेत्र को छोड़ के जाएंगे, और राजनीतिक अस्थिरता अगर रहेगी तो भी लोग उस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करेंगे और क्षेत्र को छोड़कर जाएंगे। तो ये वो कारक होते हैं जो किसी स्थान को छोड़ने को मजबूर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पुल फैक्टर, यानी कि अपकर्ष कारण। अपकर्ष में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति होता है वो आकर्षित होकर के जो है
किसी क्षेत्र पे जाता है। ठीक है, जैसे कि किस चीज़ से आकर्षित होगा व्यक्ति? रोजगार में। अच्छा रोजगार होगा, लोग वहीं जाएंगे। जहाँ अच्छी शिक्षा होगी, लोग वहाँ जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधा जहाँ पर होगी, लोग वहाँ पे जाएंगे। बेहतर जीवन स्तर जहाँ होगा, वहाँ जाएंगे। और उद्योग वगैरह जहाँ होगा, लोग वहीं जाना पसंद करेंगे। तो ये वो कारक हैं जो जनसंख्या को खींचते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं पुल फैक्टर इंग्लिश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे आ गया जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है हमेशा ही। आपके प्री बोर्ड में आएगा, अगर प्री बोर्ड में नहीं आएगा तो बोर्ड में ज़रूर आएगा। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत क्या होता है, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत एक प्रकार का सिद्धांत है जो किसी भी क्षेत्र की भविष्य की जनसंख्या और उसके आर्थिक विकास के बीच के संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसी क्षेत्र के भविष्य की जनसंख्या व आर्थिक विकास के बीच के संबंधों को जो दिखाए, ऐसे सिद्धांत को हम जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आर्थिक विकास व जनसंख्या वृद्धि के बीच संबंधों को दर्शाने का काम जो होता है वो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। इसके 3 चरण होते हैं मुख्यतः, मैंने 4 लिखे हुए हैं यहाँ पर, 4 भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं। प्रथम चरण क्या है? इस चरण में होता यह है कि जन्म दर अधिक होती है, मृत्यु दर भी अधिक होती है। जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक हो तो ऐसी स्थिति में जो जनसंख्या होती है उसकी वृद्धि धीमी होती है। ठीक है, दूसरे चरण में क्या होता है कि जन्म दर अधिक होता है, मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ती है। तीसरे चरण में होता है जब जन्म दर घटती है और मृत्यु दर कम होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वृद्धि दर कम होने लगती है। और चौथे में है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही घटने लग जाती है तो जनसंख्या लगभग स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। किसी क्षेत्र की जनसंख्या जो परिवर्तित होती, बदलती है, उसके कारण क्या क्या होते हैं, घटक कौन कौन से होते हैं? तो देखें, किसी क्षेत्र की अगर जनसंख्या में परिवर्तन आ रहा है तो जायज़ है वहाँ का जन्म दर बढ़ रहा होगा, या वहाँ का मृत्यु दर बढ़ रहा होगा, या लोग वहाँ से प्रवास कर रहे होंगे। तो ये 3 घटक होते हैं जिससे जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जन्म दर आपसे याद पूछ लेता है कि जन्म दर क्या होती है, तो याद रखना 1000 जनसंख्या पे 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। ठीक है, और मृत होने वाले बच्चों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। और प्रवास का मतलब अभी मैंने आपको बताया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना प्रवास कहलाता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। पहले की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।